गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जाति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल में ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ग। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक प्रमुख आधार रहा है। हम जाति प्रथा के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अब आपको जानकारी देंगे। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत, विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया और विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें पहले हैं मजूमदार और मदान। यानी मजूमदार मदान का कहना है कि जाति एक बंद वर्ग है। कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। इसी प्रकार जे.एच. हटन का कहना है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार हम इन परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं, जाति एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। अब हम जाति प्रथा की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर घुरिये ने जाति की 8 सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसमें पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित हैं। घुरिये कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी जाति तक सीमित होती है। प्रत्येक जाति एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना किया जाता है और कभी कभी उनको जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। दूसरा है संस्तरण। समाज में सभी जातियों की स्थिति समान नहीं होती, वरन उनमें ऊंच नीच का एक संस्तरण और उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का सबसे नीचा है। क्षत्रिय एवं वैश्य के मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संतरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। जाति प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति में यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किन के हाथ का बना भोजन कर सकते हैं और किन के हाथ का पानी पी सकते हैं, किन के साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी सकते हैं, किन के साथ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है। सामान्यतः ऊंची जाति द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियों द्वारा स्वीकार कर लेती हैं, किंतु निम्न जातियों
द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन उच्च जातियाँ स्वीकार या ग्रहण नहीं करती हैं। चौथा है नागरिक एवं धार्मिक योग्यताएं, निर्योग्यताएं, है ना, एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खासतौर से दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई हैं। मालाबार में इजावाहा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिर, तालाब, कुओं एवं सार्वजनिक स्थानों एवं बगीचों के उपयोग की मना थी। अछूतों को बस्तियों गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और अछूतों को अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। अब पांचवा है पेशे के प्रतिबंधित चुनाव। प्रत्येक जाति का परंपरागत पेशा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम ही व्यवसाय का बोध होता है, जातियों के नाम से ही व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यानी जो जातियां हैं वो ये चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित व्यवसाय करें, यानी कोई अपनी जाति के अनुसार ही व्यवसाय को मानते कि यही उनको व्यवसाय करना है। अन्य जाति के लोग भी अपनी एक व्यक्ति को अपना जातिगत व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, यानी जो जाति का व्यवसाय है वही व्यवसाय करना है, दूसरा व्यवसाय करने पर उसे रोकते हैं। किंतु कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जैसे कृषि है, व्यापार है, सेना में नौकरी है आदि में सभी जातियों के लोग काम करते हैं। और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक जाति की अपनी जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जो व्यक्ति अपनी जाति के अंतर्गत विवाह नहीं करता है उसे उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है या उस जाति से निकाल दिया जाता है। और सातवां है जाति की जो सदस्यता है वो जन्मजात होती। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है, यानी जिस जाति में जन्म ले लिया है उसी जाति में रहोगे जन्म जब तक आपका जन्म है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करके जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती, यानी शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर एवं गुणों में भी आप यदि वृद्धि कर लोगे तो भी आप जाति परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। और आठवां है जाति का राजनीतिक रूप। अब यानी जाति किस तरीके से राजनीतिक रूप से काम करती है इसके बारे में डॉक्टर सक्सेना का कहना है जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती है। जाति पंचायत, उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। जाति के द्वारा विधायिक, न्यायिक, कार्यकारिणी संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक रूप मिलता है। उच्च जातियों की अपेक्षा, यानी जो उच्च जाति हैं उनकी अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायतों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है, यानी उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों के जो जाति पंचायत संगठन हैं वो अत्यधिक सुदृढ़ होते हैं।
जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र सीमित हो गया है, किंतु जाति की इन विशेषताओं में वर्तमान समय में कुछ बदलाव भी आया है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं। धन्यवाद।